So hello everyone, I am Pramod from Indian English Grammar। इंडियन इंग्लिश ग्रामर के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हाई स्कूल की जो ग्रामर है जिसमें विशेष रूप से हमारा कंपोजिशन की बुक 2 का जो है चैप्टर नंबर 1 है एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस। तो इसमें हमने ऑलरेडी आपको 2-3 वीडियो बताया था, दिखाया था, जिससे आप आई थिंक शॉर्टली कुछ समझे होंगे, लेकिन आज मैं आपको इसका पूरा विवरण दूंगा और बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसको समझाऊंगा। अगर आपने 100% इसको देख लिया तो यह चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, जो आपको लग रहा है लंबा है, लेकिन ये है बहुत छोटा चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि जो हमारा एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को एनालाइज करने के लिए, उसका पूरा विश्लेषण करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सेंटेंस होता है उसे 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक। एक हमारा सब्जेक्ट होता है, दूसरा हमारा जो होता है वो प्रेडिकेट होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो क्या क्या होता है, जिसमें हम जानेंगे सब्जेक्ट वर्ड क्या होता है, सिंपल सब्जेक्ट क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव इक्विवेलेंट क्या है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। और उसके बाद में प्रेडिकेट में हम जानेंगे कि एडवर्बियल क्वालिफिकेशन क्या होता है, या फिर एक्सटेंशन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, या फिर एडवर्ब इक्विवेलेंट क्या होता है। आगे और भी हम जानेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये सारा पार्ट्स हम आज के डेट में इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, जिससे आपके सेंटेंस का जो ये आपका चैप्टर है ये पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमने यहाँ पे 8-9 एग्जाम्पल राइट किया हुआ है, ठीक है। तो ये जितने भी 8 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको आपको ध्यान देना है कि ये आपका सब्जेक्ट का इधर का हमने एक कॉलम बनाया हुआ है और इधर का हमने एक दूसरा प्रेडिकेट का कॉलम बनाया है। कहने का मतलब ये जो रेड कलर में एक यहाँ पे डैश टाइप में लगा हुआ है, यह डिवाइड करता है कि लेफ्ट साइड में जो भी है वो सारा सब्जेक्ट है और राइट साइड में जो है वो सारा का सारा प्रेडिकेट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर चुके हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है। जैसा कि हम पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में भी बता चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ और ख़ास चीज़ें बता दूँ कि गाइज एक जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है या एक प्रोनाउन हो सकता है, या फिर कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है, या फिर इन्फिनिटिव हो सकता है, जीरंड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, या कोई क्लज हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गए टोटल के टोटल सब्जेक्ट के पार्ट, जो सब्जेक्ट हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना। और जो प्रेडिकेट होता है, अगर आपने सब्जेक्ट क्लियर कर लिया कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट ये चीज़ें हैं, तो बाकी बच्चे जो वर्ड्स हैं सेंटेंस में वो सारे के सारे प्रेडिकेट हो गए, राइट ना। लेकिन आपकी हाई स्कूल की ग्रामर की बुक के अकॉर्डिंग हमें कुछ और भी चीज़ें क्लियर करनी हैं, तो वही चीज़ें मैं एक एक करके आपको क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहले जब हमने जान लिया कि सब्जेक्ट आपका वह शब्द होता है जिसके बारे में वर्ब जो होता है वो कुछ कहता है। वर्ब का मतलब क्या, एक क्रिया होती है, ठीक है। तो गाइस जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के बारे में जो वर्ब कहता है, तो वर्ब के बारे में भी कुछ शब्द हैं जो कहते हैं। कहने का मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो कोई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या जो भी कुछ है, तो उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ फ्लेम्स लिखा हुआ है या हावर लिखा हुआ है, तो इसकी विशेषता बताने के लिए ये द लगाया गया है। द जो है इसको क्वालिफाई करता है ना, तो जो दी लगाया गया है, द लगाया गया है, यह है आपके इस सब्जेक्ट को जो है क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है। तो जो शब्द सब्जेक्ट की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, माने तो वो सारे शब्द जो होते हैं वो सब्जेक्ट के ही ग्रुप में रखे जाते हैं। और वर्ब जो मेन वर्ड होता है, उस वर्ब की विशेषता बताने के लिए जितने भी शब्द रखे जाते हैं वो टोटल प्रेडिकेट के पार्ट्स में आते हैं, लेकिन ये जो होते हैं एडवर्ब होते हैं। तो अभी एक एक पॉइंट पे हम लोग समझेंगे कि आखिर ये मेनली हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो हम जान लेते हैं इसका सबसे पहले नंबर 2 एग्जाम्पल हम इसमें स्टार्टिंग वाला लेंगे।
और दोनों एग्जाम्पल को हम समझेंगे। इस 8 एग्जाम्पल से आप पूरा सब कुछ समझ जाएंगे। तो इस 2 एग्जाम्पल में आप देखेंगे, जैसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है द फ्लेम्स, जिसमें जो आपका ये सब्जेक्ट है और ये बाकी आपका प्रेडिकेट है, समझ रहे हैं ना, ये तो हमने क्लियर कर लिया है। और इसमें द हावर टू प्रिपेयर लेसन, इतना लंबा पूरा सब्जेक्ट है और इधर थोड़ा सा छोटा आपका प्रेडिकेट है, ठीक है। तो हमको ये जान लेना है कि सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है और कई वर्ड्स का भी हो सकता है, लेकिन एक जो उसमें से मेन वर्ड होता है, जो मेन वर्ड्स होता है, जैसे इसमें फ्लेम जो है वो मेन वर्ड है और इसमें हावर जो है वो मेन वर्ड है, मतलब जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं वही तो हमारा मेन वर्ड्स है ना। इसको हम हिंदी से समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा द फ्लेम्स स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन, फ्लेम्स जो होता है वह सभी डायरेक्शन में फैलता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्लेम्स। कौन फैलता है? फ्लेम्स। और फ्लेम्स जो है यहाँ पे एक सिंपल सब्जेक्ट है, या हम इसे मेन वर्ड्स ऑफ सब्जेक्ट कहेंगे। समझ में आ गया फ्लेम्स को। वैसे ही अगर हम यहाँ पे भी देखें तो हावर जो है कहा जा रहा है द हावर टू प्रिपेयर लेसन, घंटा जो लेसन को तैयार करने के लिए लगेगा या लगा, हैज़ अराइव्ड, वह आ चुका है। समझ रहे ना। तो हम घंटे की, कौन आ चुका है? वह घंटा, वह समय आ चुका है जिसमें हमें लेसन को प्रिपेयर करना है। समझ रहे ना। तो यह जो घंटा है, जो हावर है, यह एक मेन वर्ड्स है। तो ये मेन वर्ड सब्जेक्ट का हो गया, ये भी मेन वर्ड्स ऑफ सब्जेक्ट हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे में हमने क्या समझ लिया कि ये जो है हम इसे सिंपल सब्जेक्ट कहेंगे या फिर हम सब्जेक्ट वर्ड कहेंगे। फ्लेम्स हो गया, हावर हो गया, इसमें इट हो गया, इसमें बुक हो गई, इसमें आई सी, इसमें क्या है आपका हर पेरेंट्स। हर पेरेंट्स का मतलब जो पेरेंट्स है आपका, वो आपका मेन वर्ड्स हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो ये जितने भी शब्द हैं गाइस, ये सारे के सारे आपके ओवरऑल एक एग्जाम्पल है। समझ रहे नहीं? अगर आप इसे समझ लेते हैं तो ये आपका टोटल क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट वर्ड क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और दूसरे पॉइंट को समझते हैं। सब्जेक्ट वर्ड आपका क्लियर हो गया, मेन वर्ड्स आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट क्या होता है। तो एट्रीब्यूट गाइस वह शब्द होता है जो एक एडजेक्टिव होता है या जिसे हम एडजेक्टिव इक्विवेलेंट भी कहते हैं, जिसे हम एडजेक्टिव इक्विवेलेंट कहते हैं या फिर एडजेक्टिव कहते हैं। और यह एक प्रकार से सब्जेक्ट का कहने का मतलब इसे हम इनलार्जमेंट या फिर एट्रीब्यूट कहते हैं, या दोनों चीज़ें एक ही हो गई। एडजेक्टिव या एडजेक्टिव इक्विवेलेंट जो है वही तो आपका इनलार्जमेंट है या फिर एट्रीब्यूट है। समझ ना। तो एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकता है इसको जान लो। एट्रीब्यूट ये एक एडजेक्टिव हो सकता है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो सकता है, या पोसेसिव या जेनेटिव केस में हो सकता है। एडजेक्टिव विशिष्ट रूप से पोसेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन इन अपोजिशन हो सकता है, जिरेंडियल इन्फिनिटिव हो सकता है, या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया और बताया कि सब्जेक्ट इतने प्रकार के होते हैं। राइट। तो ये हो गया आपका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हम जिसे कहते हैं वो चीज़ हमने आपको बता दिया। तो कहने का मतलब जो भी शब्द आपका सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है उसे हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, वन वर्ड्स की जो विशेषता बता रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? एट्रीब्यूट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे और भी शब्दों को क्या कहते हैं। तो उसको समझने के लिए हम आगे बढ़कर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका नेक्स्ट ले लेते हैं। ये आपका 3rd वाला एग्जाम्पल। ठीक है, हमने इसमें ये जानना है कि जो इट है वह एक आपका सब्जेक्ट वर्ड है। समझ रहे हो नहीं?
इट जो है वह एक सब्जेक्ट वर्ड है, इसमें एट्रीब्यूट नहीं लगा है। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सेंटेंस में एट्रीब्यूट लगा ही हो। तो इसके द्वारा हमको ये समझना है कि आखिर जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट मैं आपको समझाऊं, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी शब्द जो है वर्ब की विशेषता बताते हैं, वर्ब की विशेषता बताते हैं, वो सारे के सारे शब्द जो होते हैं एक्सटेंशन कहे जाते हैं या फिर एडवर्बियल क्वालिफिकेशन कहे जाते हैं। ठीक है, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं, समझ रहे ना। तो एडवर्बियल क्वालिफिकेशन कहिए आप इसको, चाहे आप एक्सटेंशन कहो, समझ रहे नहीं। अब ये जो एक्सटेंशन या एडवर्बियल क्वालिफिकेशन होता है ये बहुत सारा शब्द होता है। इसी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपके ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं। तो वो क्या होता है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। लास्ट में मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा जिसमें सब कुछ एक साथ मिलेगा। ठीक है, तो उसी भी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो पहले ये जान लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट को कैसे समझेंगे, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उसको समझने के लिए हमको समझना है कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो बेटा इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है आकर्मक क्रिया और ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब आकर्मक क्रिया का मतलब यह है कि वह सेंटेंस जो अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं लेता है उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और वह वर्ब जो अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, अपने मतलब को पूरा कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट लेता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, मतलब कि सकर्मक क्रिया। तो आप ऐसे में क्लियर कर चुके होंगे कि कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो सकता है। एक सेंटेंस में जैसे मान लो यहाँ पे है कि इट इज़ मी, तो इट इज़ मी जो है इसमें जो मी लगा हुआ है यह आपका एक कॉम्प्लीमेंट वर्ड है, क्योंकि इट इज़ मी से यह क्लियर हो रहा है कि इट इज़ मी का मतलब मैं हूँ। आपने क्या कहा, मैं हूँ। इट इज़ मी का हिंदी मीनिंग है कि मैं हूँ। तो मैं हूँ इसका मतलब किसी ने आपसे पूछा था कि आप कौन हैं, तो आपने कहा मैं हूँ। अब अगर पूछने वाला सामने यहाँ पे नहीं दिया गया है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अगर पूछने वाला सामने नहीं है तो आप अपने से खुद से समझ रहे हैं ना भाई, समझ रहे हो कि नहीं। तो जब सेंटेंस में आपको ये दिखाई दे कि खुद से समझना है कि इसका ऑब्जेक्ट कौन है, तब ये जो है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, और उसमें जो लास्ट में वर्ब के बाद में शब्द लगा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, और जब ऐसा आपको लगे कि इसके बाद में कोई कॉम्प्लीमेंट लगा है, कहने का मतलब ऑब्जेक्ट लगा हुआ है जो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसको आपको समझना नहीं है, वो साधारणतः आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट को एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, द बुक वाला सेंटेंस लेकर के, द बुक इज देयर, द बुक इज देयर, किताब वहाँ है, किताब वहाँ है। तो जो वहाँ नामक शब्द है गाइस वह एक कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैं कहूँ द बुक इज, किताब है, तो इसका मीनिंग पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। तो हमने जब कहा वहाँ है तो वहाँ रखने से इसका मीनिंग क्लियर हो जा रहा है, इसका मतलब यह एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। वैसे सेम टू सेम इट इज़ मी वाले में भी क्लियर हो रहा है। हमने अगर कहा कि इट इज़, यह है, तो इट इज़ ये वर्ब है, इसके बाद में कोई शब्द नहीं है, तो ये भी तो अधूरा हो जाएगा ना। तो इसका मतलब यह जो शब्द ले रहा है इसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, इसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, राइट। और वह शब्द या वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता है, जिसे हम ओवरऑल इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं,
समझ रहे हैं ना, उसे हम कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। जैसे अगला सेंटेंस ये है आपका, आई नो देम, मैं उन्हें जानता हूँ। समझ रहे ना, तो मैं उन्हें जानता हूँ अगर कहूँ तो एक चीज़ें और क्लियर करना है आपको यहाँ पे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये सारे के सारे लिविंग थिंग्स होते हैं, मतलब लिविंग प्रोनाउन, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो ये जो देम है यहाँ पे क्या है, एक लिविंग पर्सन है, कहने का मतलब एक प्रोनाउन है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ऑब्जेक्टिव केस से आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं आपको एक और चार्ट दिखा देता हूँ कि सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जो हम ऑब्जेक्टिव केस में जानते हैं। ठीक है, आप इधर देखेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये शब्द जितने भी हैं ये सारे के सारे नॉमिनेटिव केस में हैं, है ना, और ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में हैं। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जितने भी शब्द लगे हैं अगर ये आपके वर्ब के बाद लगे हुए हैं तो इसका मतलब यह एक ऑब्जेक्ट है, और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो कि लिविंग थिंग्स होता है, लिविंग पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे बल्कि हम केवल इसे प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पोसेसिव जो आपका प्रोनाउन होता है ये होता है, और पोसेसिव एडजेक्टिव ये होता है। तो जब ये सारे शब्द आपके सब्जेक्ट के साथ में लगे हैं तो इसका मतलब ये पोसेसिव एडजेक्टिव हैं जो कि एक सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, और अगर ये सारे लगे हुए हैं पोसेसिव प्रोनाउन हैं तो पोसेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो भी आपको कभी कभी जो है सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है यह आपका वर्ब को कंप्लीट करने के लिए, उसकी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ओवरऑल। तो आप इस चार्ट से बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि आखिर जो आपका पोसेसिव प्रोनाउन ये आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो आखिर क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये वाला पॉइंट भी क्लियर कर लिया। ठीक है, अब आगे आते हैं, एक ये एग्जाम्पल ले लेते हैं हमने कि आई शॉट ए बिग बर्ड, आई शॉट ए बिग बर्ड। अच्छा याद रखिएगा, जो आपका एट्रीब्यूट होता है ये ज़रूरी नहीं है कि वह आपका हमेशा यहीं स्टार्टिंग में ही लगा रहेगा। जो आपका एट्रीब्यूट होता है वो लास्ट में भी लगा हो सकता है ना। कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट आपका होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक बर्ड दिया गया है तो बर्ड एक ऑब्जेक्ट है। एक और तरह से हम समझ सकते हैं कि वह शब्द जो क्रिया को प्रभावित करता है, समझ रहे हैं ना, वह शब्द जिस पे क्रिया का प्रभाव हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने कहा आई ईट ए मैंगो, तो जो खाने का प्रभाव हो वह मैंगो पर पड़ रहा है। तो यहाँ पे है आई शॉट ए बिग बर्ड, मैंने जो मारा है वह एक चिड़िया मारा है। तो चिड़िया क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, समझ रहे नहीं। तो चिड़िया एक ऑब्जेक्ट है जिसको क्वालिफाई किया जा रहा है ए और बिग से। तो ए और बिग जो है यह आपका एक एट्रीब्यूट है, समझ रहे नहीं। तो इससे गाइस हम क्लियर कर सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा एक आध चीज़ें और आप जान लीजिए कि जैसे आप इनको सभी को अच्छे ढंग से अगर जानना चाहते हैं तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बहुत सारे पार्ट्स आने चाहिए। एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये सब कुछ आना चाहिए आपको, तब जाके ये सब चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को बता रहे हैं। ये देखिए सेंटेंस है आपका, शी टीच अस मैथ, वह हमें मैथ पढ़ाती है। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ जो अस है, अस, यह अस जो है यह आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो मैथ है आपका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आई कि नहीं। ओके, ऐसे में आप समझ सकते हैं बिल्कुल 100% आसानी से। अब ये लास्ट वाला एक तो और एग्जाम्पल है, इसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या क्या वर्ड हैं, दोनों में डिफरेंस आप ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं। इसको जरा से मैं पूरा दिखाने की कोशिश कर दूं आपको ताकि पूरा समझ में आ जाए। यह आपका सेंटेंस है, हर पेरेंट्स नेम्ड हर हिना।
हर पेरेंट्स नेम्ड हर हीना। तो पेरेंट्स जो है यह एक आपका सब्जेक्ट वर्ड हो गया। एट्रीब्यूट जो है वो हर हो गया, समझ रहे हैं। अब ये जो नेम्ड है ये आपका नाम बुलाते हैं या नाम पुकारते हैं, तो यह एक वर्ब हो गया। हर जो है गाइस यह आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, और हीना एक जो शब्द है वह आपका कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आ रहा है। अब इसको आप कंपैरिजन करो कैसे। हर जो है आप ऐसे मतलब निकालो ना कि बगैर हीना रखने से इसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा, तो इसका मतलब हीना जो है आपका कॉम्प्लीमेंट है। समझ रहे कि नहीं। आप ऐसे रखें, कहने का मतलब जिन शब्दों का प्रयोग करके हम सेंटेंस का मीनिंग पूरा समझ लेते हैं उसी शब्द को हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, राइट। अब लास्ट में एक ऐसा सेंटेंस मैं आपको देने वाला हूँ जिसमें सब कुछ आपका बिल्कुल प्रॉपर मिलेगा। इस सेंटेंस को देख लीजिए, लास्ट वाला जो है आपका, इसको भी हम अच्छे ढंग से समझेंगे तो आई होप कि आपको सब कुछ 100% समझ में आ जाएगा। इसमें कहा गया है कि दिस सर्कमस्टेंसेस, कह रहा है कि दिस सर्कमस्टेंसेस मेक्स द मैटर वेरी सीरियस सर्टनली। इधर सारा सब्जेक्ट हो गया, इधर सारा प्रेडिकेट हो गया। तो दिस क्या है, एक एट्रीब्यूट हो गया। सर्कमस्टेंसेस मतलब परिस्थिति, यह एक सब्जेक्ट हो गया जो मेन वर्ड्स कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो मेक्स है यह आपका वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट को जरा सा पहचानिए, आप खुद से ट्राई कीजिए, समझ में आ रहा है। द मैटर जो है यह एक ऑब्जेक्ट है। कंप्लीमेंट क्या है, जरा सा ध्यान दीजिए, वेरी सीरियस। वेरी सीरियस क्या है, एक कंप्लीमेंट है। और उसके बाद में जो सर्टेनली है यह एक प्रकार का आपका एडवर्बियल क्वालिफिकेशन है। समझ रहे नहीं। अच्छा, इसको अगर हम निकाल दें, हटा दें, तब देखिए थोड़ा सा इसका मीनिंग निकल रहा है, मीनिंग नहीं निकलेगा। तो यह एक कंप्लीमेंट है और द मैटर जो है वह एक ऑब्जेक्ट है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ रहे कि नहीं। तो ऐसे में आप सारे के सारे एग्जाम्पल समझ चुके हैं गाइस। आई होप कि आप इन सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। और अगर ये इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप नीचे दिए गए रेड कलर के बटन जो सब्सक्राइब लिखा है उस पर सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन। और डेली पढ़ाई करो, बेल आइकन भी प्रेस करो, सारे प्रकार की ग्रामर की पढ़ाई आपको यहाँ पे मिलेगी। और साथ में अपने दोस्तों मित्रों में इसे शेयर भी करो वीडियो को, ताकि और भी लोग घर पे बैठ करके ऑनलाइन फ्री पढ़ाई कर सकें। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक और चैनल है हमारा जिस पर मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग क्लास चलाता हूं। इसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। तो इस पर भी सर्च करिए आप। 5 प्रकार की सीरीज़ की पढ़ाई हो रही है और ग्रामर पे भी 5 प्रकार की सीरीज़ की पढ़ाई है। सभी पढ़ाई को आप करें बिल्कुल आसानी से और सीखें इन चीज़ों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में गाइस। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।